तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। और ये है क्या है इसको देखते हैं आगे। तो जैसे कि एज द यूनाइटेड नेशंस मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे अप्रोप्रिएट अभी 2025 में जो यूएन यूनाइटेड नेशंस का है वो 80th एनिवर्सरी हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये G4 की कंट्रीज है ये तो अगेन ये लोगों ने कहा है कि भैया हमको यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश करो। ये G4 का बेसिकली पर्पस ये था बनने का। G4 जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप है उसको ये करने के लिए परस्यू करने के लिए। तो सपोर्टेड बाय दिस वाज ये जो अभी हुआ था दिस वाज सपोर्टेड बाय दिस L69 और C10 जो है इसको सपोर्ट करता है। हम G7 कंट्रीज को सपोर्ट करता है। और ये लोग की खुद की भी कुछ कुछ डिमांड्स है। तो वही इंडिया ने 79th अभी सितंबर में अगेन 79 समिट में अपना इंडिया ने एड्रेस किया था। उसमें वही चीज़ें बताई थी ये सारे रिकमेंडेशंस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो L69 ग्रुप क्या है? तो what is L69? It includes 42 developing nations all over the world। और इसमें इंडिया पार्ट है इसका। इंडिया इसका मेंबर है। तो इंक्लूडिंग इंडिया और एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका कैरिबियन एंड द पैसिफिक ये सारी जगह से काफ़ी सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। तो यही इसका एट एडवोकेट्स यही सारी चीज़ें जो दिया ये जो L69 ग्रुप है इनका भी यही कहना है कि भैया परमानेंट मेंबरशिप और नॉन परमानेंट मेंबरशिप थोड़ा सा इनको एक्सपेंड करना चाहिए। रिफॉर्म्स लानी चाहिए यूएनएससी में जिससे कि एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हो प्रॉपरली सबका रिप्रेजेंटेशन इक्वली हो पाए इस लेवल पे। तो और वही है कि ग्रुप एडवोकेट करता है मतलब वही द ग्रुप एडवोकेट्स फॉर अ रिव्यू ऑफ परमानेंट मेंबरशिप कंपोजिशंस एवरी 15 years टू इंश्योर इट रिफ्लेक्ट्स इवॉल्विंग ग्लोबल रियलिटीज। तो ग्लोबल रियलिटीज को इवॉल्व जैसे इवोल्यूशन हो रहा है काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए मांगते रहते हैं ये लोग। तो L7 का वही इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है शायद दिस L9 ये एक्चुअली नेम क्यों हुआ क्योंकि एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में विच ये आईजीएन का एक ये था इस प्रोसेस से हुआ था। तो इसके नाम इसकी वजह से इसका नाम L7 ग्रुप L69 ग्रुप पड़ा है। तो ये आईजीएन क्या है ये भी देख लेंगे आगे हम लोग। अभी दूसरा समझते हैं कि C10 क्या है जो मेन टॉपिक था अपना कमिटी ऑफ 10 ग्रुप इसका है नाम। तो ये क्या है एक्चुअली ये अफ्रीकन यूनियन का अंदर 10 अफ्रीकन नेशंस का एक यूनियन है। इसको फिर क्या कहा जाता है इसमें इंडिया इंडिया कोई नहीं है ठीक है याद रखना। अफ्रीकन यूनियन का ही सारे मतलब जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है अफ्रीकन यूनियन के वो उनका एक कमेटी है 10 कंट्रीज का। तो इनका भी क्या डिमांड है इनका एम वही है बेसिकली कि भैया रिफॉर्म्स लेके आओ तुम लोग यूएनएससी में। ये 5 लोग जो P5 पे पावर लेके बैठे हुए हैं सब इसको खत्म करो और इसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन बड़ा हो जरा क्योंकि अफ्रीका से एक भी कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं है इसमें से आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कुछ कुछ है एक दो हो गए बट मेजोरिटी नहीं है। तो इनका वही रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए इनको बोला गया। तो प्रमोट द वही को कॉमन अफ्रीकन पोजीशन हो गया। इनका एक कंसेंसस भी हुआ था एजुलविनी कंसेंसस बोल के है। और इसमें क्या हुआ था कि वही कि 2005 में अफ्रीकन यूनियन में एग्री किया था। इसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भैया दो अफ्रीकन कंट्रीज जो है उसको परमानेंट सीट दो और जो वीटो पावर के साथ मतलब वही परमानेंट P5 में ऐड कर दो और 5 एटलीस्ट ऐसी कंट्रीज को नॉन परमानेंट सीट दे दो तुम लोग। तो वही होगा इससे इनहेंस रिप्रेजेंटेशन होगा अफ्रीकन कंट्रीज का होगा इसलिए लोग ये मांग रहे हैं। तो और एक सर्ट डिक्लेरेशन कुछ तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा फैक्ट्स है एडॉप्टेड टू एस्टेब्लिश द अफ्रीकन यूनियन एंड एड्रेस पीस एंड सिक्योरिटी वही सारी चीज़ें पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इसी इसमें कैरिबियन का मैप डाला है काफ़ी लोग को और अनुराग के लिए भी शायद क्लियर हो जाए सबके लिए। कैरिबियन इधर आता है अपने इसमें तो जो पीछे मेंशन था कैरिबियन यहाँ पे इसमें ये सारी कंट्रीज वगैरह आती है कुछ कुछ डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया अपना फिर क्या वही हाईती वगैरह हो गया ये सारे कंट्रीज आता है इसमें कुछ कुछ बहामास वगैरह ये सारे कंट्रीज हैं। ठीक है इसको देख लेना। अभी ये एक इम्पोर्टेंट अच्छा खासा मुझे मिल गया था इसको भी तुम लोग देख सकते हो। वैसे तो कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं वही अबाउट द यूएनएससी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स वगैरह इसमें। तो फिर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स जो है न्यूयॉर्क सिटी में है। फर्स्ट सेशन यहाँ यहाँ हुआ था। इसके मेंबर्स 5 सबको पता है कि कौन कौन यूएसए यूके रशिया फ्रांस चाइना दीज ऑल थिंग्स आर देयर। रोटेशनल होता है इस पे बेसिस पे टोटल 15 मेंबर होते हैं। तो रोटेशनल बेसिस पे हमारा 2022 में प्रेसिडेंसी था दिसंबर में। वीटो पावर वगैरह होता है कि भाई कोई भी डिसीजन लाओ तो एक एक कंट्री भी अगर बोल दिया कि नहीं मतलब वो फेल हो जाएगा जो भी उसका रेजोल्यूशन या जो भी बिल विल चल रहा होगा काइंड ऑफ मतलब। तो एक कंट्री भी ये P5 में से कोई बोल देगा कि नहीं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इनके अंदर इसलिए इतनी पावर होती है और सबको चाहिए इंडिया को भी चाहिए G4 कंट्रीज यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सारी कंट्रीज डिमांड कर रही है अपना
कि हमको भी दे दो भाई परमानेंट मेंबरशिप, क्योंकि ये सब इसी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं टेक्निकली। तो इसीलिए कुछ कुछ है डिमांड करे, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें तुम लोग देख सकते हो, उतना कुछ रिलेवेंट नहीं है और कुछ है क्या इसमें नहीं। तो यही सारी चीज़ है इसमें दिया है कि इंडिया ने 7 टाइम्स वगैरह दिया है, 8 टाइम्स वगैरह इलेक्ट हुआ इंडिया परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर। तो इसकी वजह से 43 पीस कीपिंग मिशन वगैरह इंडिया ने किया है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है हमारा। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन वगैरह ये सब रीजंस की वजह से हमारा आस्क थोड़ा वैलिड हो जाता है कि भाई हमको भी दे दो। यही अफ्रीकन यूनियन भी डाल दिया है कि अफ्रीकन यूनियन ऐसा है कि भाई इसमें सारे कंट्रीज आ जाते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी अगर आए तो, जितने भी अफ्रीका में कंट्रीज सारे आ जाते हैं। ये सस्पेंडेड मेंबर वगैरह बस एक ही है इसमें, साउथ सुडान, इसमें कुछ कुछ सिविल वॉर वगैरह शायद इश्यूज चलते रहते हैं इसकी वजह से। बाकी मॉरिशियस भी इसका पार्ट है, मडागास्कर भी इसका पार्ट है, कोमोरोस वगैरह क्या क्या आइलैंड वगैरह देख लेना। तो यही चीज़ है इसमें। और आईजीएन क्या है अपना, अभी जो हम लोग पीछे देखे थे आईजीएन, तो ये आईजीएन क्या है, ये भी एक इनफॉर्मल ऐसा ग्रुप है काइंड ऑफ, ये भी क्या यूएनएससी का ही है, ये यूएन का ही है ग्रुप। तो ये भी वही करते हैं कि डिमांड करते हैं यूएनएससी में रिफॉर्म, मतलब ये प्रॉपर एक यूएन है, बट इसके अंदर एक ग्रुप बना लिया इन्होंने कि भैया ये लोग डिमांड करें कि भाई रिफॉर्म्स लेके आओ, इसमें फिर हमारे जो कुछ कुछ मेंबर्स है उसको परमानेंट मेंबरशिप दे दो। तो ये सारे कंट्रीज हो गए, अफ्रीकन यूनियन, G4 हो गया, ये सारे लोग हैं इसमें ग्रुप में बेसिकली। L69 का भी है, अरब लीग भी, कैरिबियन कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे लोग हैं इसमें, तो सबकी डिमांड है। ओके, तो G4 का याद रखना बस कि सोल पर्पस इनका बनाने का ये था कि परमानेंट मेंबरशिप को पुश करने के लिए। प्रोसीजर ऑफ यूएनएससी क्या है अभी रिफॉर्म्स करने के लिए, क्यों इतना दिक्कत होता है, क्यों इतना रिजिड है ये। तो रिफॉर्मिंग और अमेंड करना इसमें एक 2 स्टेज का प्रोसेस है बेसिकली। आर्टिकल आउटलाइन किया है इसको आर्टिकल 108 में। तो फर्स्ट स्टेज क्या है इसमें, देखो अप्रूव करना पड़ता है पहले, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी कंट्रीज जो है इनका अप्रूवल आना चाहिए इसमें, अगर कुछ भी तुमको रिफॉर्म वगैरह लाना है तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी होनी चाहिए, और एटलीस्ट 126 कंट्रीज आउट ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। सो ये डज नॉट बी परमिट वीटो, इसमें इस स्टेज में वीटो नहीं हो सकता, वीटो नहीं लगा सकते एज पर आर्टिकल दिस 27। तो सेकंड जो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, यूएन यूएन चार्टर जो है उसमें अमेंडमेंट होगा। वही फर्स्ट स्टेज अप्रूव होने के बाद यूएन चार्टर इज ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एंड इज अमेंड हो जाएगा। और फिर ये जो है इसमें ये जो इट नीड्स टू बी रैटिफाइड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज इंक्लूडिंग द ऑल P5 मेंबर्स। और इसमें ये लोग वीटो लगा सकते हैं, इसमें इधर इस स्टेज पे इन्होंने बोल दिया कि बेटा नहीं ये नहीं चाहिए हमको, तो खत्म, ये बिल इधर ही कैंसिल हो गया जो भी है। तो यही सारी चीज़ें, तो रेटिफिकेशन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द, वही सब दिया हुआ है इसमें। तो इतना पावर है इनके पास, इसीलिए इतना दिक्कत होता है। और हमारा कुछ भी मेंबरशिप वगैरह के लिए चाइना हमेशा इसको ये करते रहता है, अपोज करते रहता है। और अभी दूसरा क्या है ये, हाँ दूसरे टॉपिक पे आ जाता है, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है। अभी एनाकोंडा क्या है, छोटा बहुत चीज़ एक पेज का ही है। एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है, वही ताइवान की नेवी रिसेंटली कंप्लेन किया था कि भैया जो चाइना की मिलिट्री है हम पे एनाकोंडा स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही है हमारे। वही इसमें क्या, इट रिफर्स टू अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी प्रपोज्ड बाय द यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। उस टाइम पे यूज होता था, उस टाइम से ये टर्म निकल के आया। तो ये क्या है, इसका बेसिकली की ऑब्जेक्टिव है कि सफोकेट करना द कॉन्फेडरेसी ऑफ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली, जो भी कंट्री है उसका, मतलब जैसे स्नेक अपना एनाकोंडा जैसे रोल करके उसको दम घुट के मार देता है अपने प्रे को, तो वैसे उनको दम घुट के उनका मारना। इसमें इसका मतलब क्या होता है आगे के देख लेते हैं। तो ये मिक्स ऑफ मिलिट्री मैन्यूअर्स हो गया, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हो गई, साइबर वॉरफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें। ऐसा डायरेक्टली जाके तुम डायरेक्ट घुस के मार वार नहीं करते हो, बट वही चीज़ है उसमें कि साइकोलॉजिकली खेलेंगे, टैक्टिक्स लाएंगे, अपना साइबर वॉरफेयर खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कर करके फिर इस फोर्स, इनका गोल वही है कि लास्टली फिर इसको ताइवान को मजबूर कर दे सबमिट करने के लिए। तो ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी इसको कहा जाता है। तो अच्छा ये सब वही चीज़ें दी हुई है फिर से। तो चाइना का अप्रोच जो है वन ऑफ द रिलेंटरेस अप्रोच है वगैरह, यही सारी चीज़ें। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी अगर रखोगे तो ठीक है। अब तीसरा क्या है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है, ये भी बहुत छोटा चीज़ है। 14 किलोमीटर की लाइन है ये। इसराइल ने अभी बेसिकली न्यूज़ में किया, इसराइल इंटेंस प्रेशर में टू गिव अप द कंट्रोल ऑफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है इस पे इसराइल ने शायद अभी कब्जा कर लिया है काइंड ऑफ। तो इसका जो ये तो 14 किलोमीटर का लैंड है, इसको देख सकते हैं, ये गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा स्ट्रिप इतना, और ये इसराइल है। तो इतना इसके इजिप्ट और इसके गाजा स्ट्रिप के एकदम बीच में आता है इतना। तो ये इतना पार्ट पूरा ये हो गया अपना फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो इसका बेसिकली क्या, ये डीमिलिटराइज कर दिया था इसको, बॉर्डर जोन को 2005 में, जब अपना
इजरायली सेटलमेंट्स ट्रूप वगैरह ये सब ने विड्रॉ कर लिया था। तो 2005 से ये एरिया जो है डीमिलिटराइज्ड था। तो अभी रिसेंटली शायद इसमें एक्टिव हो गया है ये अपना, पता नहीं। इजराइल तो इसकी वजह से उसको गिव अप करने के लिए बोल रहा है सारी कंट्रीज। तो कॉरिडोर वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड अंडर द 1979 इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी। यही 100 मीटर वाइड बफर जोन बना दिया था एक काइंड ऑफ इन दोनों के बीच में। तो ये जोन वाज लेटर एक्सपेंडेड बिगनिंग ड्यूरिंग द सेकंड इंतिफादा, पता नहीं क्या क्या है। तो इट कवर्स एंटायर, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि उतना रेलेवेंट नहीं है, तो ये सब देख सकते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है ये कहाँ पे आता है। अभी क्वेश्चंस पे आ जाओ फटाफट, जल्दी खत्म कर दिया मैं। ये 3-4 क्वेश्चन है, 2009-8 4 क्वेश्चन लेके आओ। ये पहले करो, हो जाएगा तो बता देना। हो गया भाई। इसका आंसर है बी, 2 इयर्स। इसका करो। How is the United Nations Monetary and Financial Conference wherein the agreements were signed to set up IBRD, GATT, IMF, commonly known as। ये काफी फेमस है ये। कौन से एग्रीमेंट में हुआ था, कौन से कॉन्फ्रेंस में हुआ था? हो गया हो गया। इसका भी है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये कर लो, 2016 और 20 का क्वेश्चन है। With reference to the IMF, consider the following. IMF discusses matter of concern affecting the global economy and advises the IMF on direction of its work. IMFC, sorry, International Monetary Financial Committee. The World Bank participates as observer in IMFC's meeting. हो गया हो गया। साला इसका याद नहीं आ रहा, पर मोस्टली सी लग रहा है मेरे को, देख लूंगा एक बार। सी होगा मोस्टली। ये एक कर लो, अभी देखता है इसका आंसर तुरंत। इसका हाँ ठीक है। शिट, हो गया क्या? ये देख लो। हो गया। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका डी हो रहा है, क्रेडिट सिस्टम, और इसका सी है। हाँ ठीक है, चलो ये ठीक है। एक मेंस क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा इसको। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मजेदार था, मजा आ गया। दैट वाज ऑल। थैंक यू सब अपना संगीत अपना शेयर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो भाई तूने ही किया था ना दिव्यांश पहले? कब? किसी ने तो किया था सिक्योरिटी। हाँ, एक इससे रिलेटेड टॉपिक था। यूएन को ही ये कवर किया था। हाँ यूएन को कवर किया था। यूएन को कवर किया था। ये तो दूसरा